हाजिर जवाब लोगों से जरा बचना चाहिए। मुझे इत्तेफाक से याद आ गया, जहन के सामने एक हाजिर जवाब टीचर है जो उससे इत्तेफाक से शायर भी है, और शायर भी ऐसा जो रुद्दों को हंसाने का हुनर रखता है। मेरी मुराद जनाब सुरेश मिश्रा साहब से है कि वो आए और मुख्तसर तौर पर लोगों को हंसाने का काम करें, क्योंकि मैं लोगों को ज्यादा देर हंसते हुए देख नहीं सकता हूँ। आइए तशरीफ लाएं जनाब सुरेश मिश्रा जी। मैं मंच को प्रणाम करता हूं। दीवान साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। भरा पूरा मंच है, आप लोग बैठ जाएं तब हमको शुरू करें, क्योंकि हमारी दुकान ही ऐसी है कि बिना तालियों के चलती नहीं है, और जब तक आप बैठेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। इतना आप याद रखिए कि शायर लोग जब पढ़ते हैं तो लास्ट में आप वाह 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 करते हैं, और हास्य कवि जब पढ़ता है तो हर पंक्ति पर आपकी तालियां आनी चाहिए। जब तक तालियां बजती हैं तब तक हम यहाँ खड़े रहते हैं, वरना जाकर के बैठ जाते हैं। और बात दीवान साहब, हाँ, इतना कहने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा। दीवान साहब कह रहे हैं कि बहुत सारी महिलाओं को सम्मान मिला। मैं भी देख रहा था, कुल 17 लोगों को सम्मान दिया गया, उनमें से 13 महिलाएं, 4 बेचारे और दुबके सुबके बैठे हुए वर्तक जैसे सब लोग। हाँ? फूल अच्छे हो तो डाली भी भरी लगती है, फूल अच्छे हो तो डाली भी भरी लगती है, और सूरत अच्छी हो तो काली भी भरी लगती है। फूल अच्छे हो तो डाली भी भरी लगती है, सूरत अच्छी हो तो काली भी भरी लगती है। बोल तो अच्छे लगते हैं हर भाषा के, मगर उर्दू में हो तो गाली भी भरी लगती है। बस आप थोड़ा सा मेरा सम्मान बचाए रखिएगा, क्योंकि सर ने बड़ी उम्मीद से हमें बुलाया है, और यहाँ जब लोग बोल रहे थे इतना बढ़िया बढ़िया उच्चारण, इतना बढ़िया तकल्लुफ, क्या 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 बोल रहे थे, मुझे तो डर लग रहा था कि मैं आऊंगा तो बोलूंगा कैसे इन लोगों के बीच में। लेकिन फिर भी सर ने मेरे पास फोन किया, जावेद सर ने, कि सुरेश जी अब की बार हमारे लोगों के यहाँ शिक्षकों का सम्मान है, उसमें आपको आना है। मैंने कहा आ जाऊंगा। बोल नहीं सुरेश जी, आप आज तक पर आते हो, जी टीवी पर आते हो, सब टीवी पर आते हो, वाह वाह क्या बात में आते हो, लाफ्टर में आते हो, आजकल आपका रेट बहुत ज्यादा हो गया है, हम इतना पैसा देंगे नहीं, क्योंकि हम अपने परिवार का कार्यक्रम कर रहे हैं, टीचर्स का कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके सम्मान का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने कहा जावेद भाई मैं आ जाऊंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। बोल नहीं हम लोग ईमानदार भी हैं, बताओ कितना पैसा लोगे। और ताली तो अगली बात पर आपकी आएगी। इन्होंने कहा बताओ कितना पैसा लोगे। मैंने कहा जावेद भाई आप टीचर्स का कार्यक्रम कर रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, आपने अपने दिमाग में जितना सोच के रखा है उससे 5000 रुपए कम दे देना। जावेद भाई यूनियन वाले ठहरे, बोले बेटा राजा मैंने 5000 रुपए ही देने के लिए सोचा था, तो मैं तो आपके सामने एकदम से निःशुल्क खड़ा हूँ। जब तक आपकी ताली होली बजती रहेगी तब तक कुछ सुनाने का प्रयास करूंगा, वरना जाकर के बैठ जाने वाला हूँ। और महिलाओं की बात दीवान साहब बार बार कर रहे थे। दीवान साहब कि होली पर लेकर पिचकारियां निकलती हैं, होली पर लेकर पिचकारियां निकलती हैं, और घूंघट का लाल कटोरे नारियां निकलती हैं। अपना देश तो वह देश है यारो, जहां चूड़ियों से भी चिंगारियां निकलती हैं। सर ज्यादा ताली बजाने की जरूरत नहीं है, मेरे घर में भी चिंगारी निकलती है। मेरी पत्नी 1 महीने के लिए अपने मायके गई, वापस आई तो मैंने प्यार जताने के लिए अपनी पत्नी से पूछ लिया कि 1 महीने में मेरी भी कभी याद आई थी। उसने कहा हाँ आई थी। मैंने कहा कब आई थी। उसने कहा रेलवे स्टेशन पर कुली नहीं मिला ना, तब तुम्हारी याद आई थी। क्या कर सकते हैं, हंसी हर जगह है, बस उसको हम कैसे ले सकते हैं। हम लोग, मुझे लगता है कि इस तरह से लॉकडाउन के बाद पहली बार मिल रहे हैं। लॉकडाउन में सर हम लोग 20 महीने के लिए अपने घर में घुस गए, 20 महीने के लिए ताले के अंदर अपने ही परिवार के साथ में। थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा।
परिवर्तन हुआ, रोज नए नए खाने, रोज नए नए खाने। तो मैंने दो पंक्तियां कही, क्या परिवर्तन हुआ कि दिल से दिल को लगाना सीख गए लॉकडाउन में, दिल से दिल को लगाना सीख गए, सुबह रूठते थे शाम को मनाना सीख गए। और लॉकडाउन में ये असर हुआ हम मर्दों पर कि पोछा लगाने से लेकर पराठे बनाना तक सीख गए। क्या कर सकते हैं? और आजकल मोबाइल का जमाना है सर, सेल्फी और टैटू, दो चीज का क्रेज चल रहा है। इधर टैटू बनवाएं, इधर टैटू बनवाएं, जहां जगह मिल जाए वहां टैटू बनवाएं। कई बार देखिए आप फिल्मों में देखिए, क्रिकेट टीम देखिए, खिलाड़ियों को देखिए, कई बार ऐसी जगह टैटू बनवा रहे हैं कि दिखा नहीं सकते मगर बनवा रहे हैं। अभी मैं मारिन लाइन स्टेशन पर उतरा, भूल से मैं ईस्ट में चला गया, देखा एक लड़का टैटू बनवा रहा था, लगा जोर जोर से रोने। मैंने कहा बेटा दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो टैटू क्यों बनवाता है? उसने कहा दर्द के लिए थोड़ी रो रहा हूं, स्पेलिंग गलत हो गई। ताली तो अगली बार पर आएगी साहब। उसने कहा स्पेलिंग गलत हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने कहा था करीना लिखो, साले ने कमीना लिख दिया। ये बच्चे बहुत हाजिर जवाब होते हैं। मैं तो सर मैं कहता हूं कि आजकल हमारे देश में बच्चे पैदा ही नहीं होते, डायरेक्ट बाप पैदा होते हैं। आप सब शिक्षक हैं, आप जानते हैं, ऐसे ऐसे जवाब देते हैं, ऐसे ऐसे जवाब देते हैं निरुत्तर हो जाए। मेरे 8 साल का एक बेटा है, मैं परेशान हूं, हमेशा गेम खेलता रहता है। मैंने कहा तेरी छमाही परीक्षा नजदीक आ रही, तू पढ़ेगा क्या, लिखेगा क्या, पास कैसे होगा? बोले पापा मैंने सब कुछ तैयार कर लिया, आपको जो पूछना हो जहां से पूछना पूछ कर देख लीजिए। मैंने कहा अच्छा बता नौजवान किसे कहते हैं? बच्चों का उत्तर देखिए अगर मजा लीजिएगा। मैंने कहा नौजवान किसे कहते हैं? मेरे बेटे ने कहा 10 जवान में से जब एक जवान मर जाता है कि बाकी बचे जो जवानों को नौजवान कहते हैं। मैंने 2 तमाचा लगाया, पढ़ाना शुरू किया, आधे घंटे तक पढ़ाता रहा। मैंने आधे घंटे के बाद उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा बता सत्य और भ्रम में क्या अंतर होता है? मेरे बेटे ने कहा आप आधे घंटे से हमें पढ़ा रहे हैं तो सत्य है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं ये आपका भ्रम है। बहुत हाजिर जवाब है। सर ने कहा निबंध लिखो, उसने भैंस पर निबंध लिख दिया। भैंस काली होती है, भैंस के 4 पैर होते हैं, भैंस के 2 सींग होती है, भैंस की 1 पूंछ होती है, भैंस दूध देती है, भैंस का दूध पीकर आदमी मजबूत बन जाता है। सर ने जून में कहा तभी भैंस पर निबंध लिखा, जुलाई में कहा तभी भैंस पर लिखा, अक्टूबर में कहा तभी भैंस पर लिखा। अप्रैल आ गया, परीक्षा के समय कहा सर ने कहा इस साल तुझे फेल करूंगा। क्यों फेल करेंगे? बोले तू भैंस के आगे बढ़ ही नहीं रहा है, कांटा तेरा भैंस पर ही टिका हुआ है। बोले सर आप जो भी टॉपिक दीजिए मैं लिख कर दिखा सकता हूं। सर ने कहा तू कुतुब मीनार पर निबंध लिख। मेरे बेटे ने कुतुब मीनार पर निबंध लिखा साहब, सर को दिया तो सर ने फिर माथा पीट लिया। मेरे बेटे ने लिखा वो कुतुब मीनार दिल्ली की सबसे ऊंची मीनार है, उसके सामने एक सड़क है, सड़क के किनारे एक तबेला है, तबेले में एक भैंस है, भैंस काली होती है, भैंस के 4 पैर होते हैं, भैंस दूध देती है, भैंस का दूध पीकर आदमी मजबूत बन जाता है। क्या कर सकते हैं? और जिस सिनेमा पर फिल्म आई शोले, ये फिल्मों ने और सीरियलों ने, फिल्मी सीरियलों ने हमारे बच्चों को कितना बर्बाद किया है। अगर आपने शोले पिक्चर देखे होंगे तो अपने हाथों को रोक कर बताइएगा कि क्या प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पर। जिस सिनेमा पर फिल्म आई शोले, मैं, मेरी पत्नी, मेरा 8 साल का बच्चा तीनों पिक्चर देख रहे थे। मैंने कहा जाके सो जा, तुझे स्कूल जाना है? बोला नहीं जाऊंगा, मैं भी देखूंगा। फिर मैंने 2 लगाया, ले जाकर बिस्तर पर पटक दिया, ऊपर से चादर डाल दिया, फिल्म चलती रही। रात को 1 बजे अमजद खान हेमा मालिनी को देखकर कहता है छमिया जरा मुझे भी तो 2 ठुमके लगा के दिखा। ये बात मेरी पत्नी को अच्छी नहीं लगी, उठकर किचन की तरफ जाने लगी। सर 1 बजे रात को मेरा दिमाग भी अमजद खान जैसा ही हो गया। मैंने भी अपनी पत्नी को घूर कर देखा और कहा रे छमिया जरा मुझे भी तो 2 ठुमके लगा के दिखा दे। इतना सुनते ही मेरा 8 साल का बेटा चादर के नीचे से मुंह निकाल कर कहता है रे बसंती इस कुत्ते के सामने मत नाचना। ये बच्चे हैं, कुछ नहीं कर सकते साहब उनका। हमें इंसान प्यारा है, हमें भगवान प्यारा है, हमें इंसान प्यारा है, हमें भगवान प्यारा है, हमें गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान प्यारा है। मगर जब बात होगी देश दुनिया से मोहब्बत की, हमें सांसों से ज्यादा मेरा हिंदुस्तान प्यारा है।
दीवान साहब बेटियों को इसलिए भी पुरस्कार दिया जा रहा था, ज्यादा पुरस्कार वो लेके जा रही हैं क्योंकि वो काबिल हैं। मोदी जी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं कहता हूं बेटों को बचाओ। बहुत इधर उधर भ्रमित हो रहे हैं, बेटियां तो आगे जा ही रही हैं। हाँ, दरवाजे पर खाली पट्टियां अच्छी नहीं लगती, दरवाजे पर खाली पट्टियां बेटियों के लिए समर्पित है, दरवाजे पर खाली पट्टियां अच्छी नहीं लगती, उजड़ी हुई बस्तियां अच्छी नहीं लगती। उन्हें अपने माँ के चरणों में जन्नत कैसे मिलेगी जिन्हें अपने घर में बच्चियां अच्छी नहीं लगती। मुझे पता नहीं है जावेद साहब कितना समय मेरे पास है, कितनी देर तक बोलना है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस का कवि हूं। मैं 3 घंटे अकेले ही आपको सुना सकता हूं। नासिक गया था, 3 घंटे अकेले ही सुनाया, 10,000 की पब्लिक थी, 3 घंटा अकेले सुनाया। सामने देखा तो एक ही आदमी बचा था, सारे लोग उठ के चले गए। मैंने जाके उसको पांव पकड़ लिया, तू ही मेरी कविताओं का फैन है। उसने कहा फैन हो उनको मारो गोली, मैं माइक वाला हूं, बंद करो तो लेकर के जाओ। हाँ, हर जगह। और डॉक्टरों को तो कभी नाराज ही नहीं करना चाहिए साहब, डॉक्टर वॉक्टर कोई भय नहीं है ना। हाँ, डॉक्टरों को, 2 लोगों को कभी मत नाराज करिए, एक डॉक्टर को, एक भगवान को, क्योंकि जब भगवान नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेज देता है, और जब डॉक्टर नाराज होता है तो क्या करते हैं सर? यही है, क्या जमाना आ गया है। डॉक्टर लोग सर आप एमए करिए, पीएचडी करिए, एमएससी करिए, लंदन से जाकर लौट के आइए, लेकिन जो डॉक्टर लोग पर्ची में लिखते हैं ना वो आप नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ सकते। लेकिन 7वीं फेल लड़का मेडिकल स्टोर पर खड़ा रहता है, जैसे पर्ची देखता है दवा निकाल के फट से दे देता है, उसकी समझ में आ जाता है, हमारी समझ में नहीं आता है। मैंने एक दिन पूछा उस 7वीं फेल लड़के से, यार क्या डॉक्टर साहब लिखते हैं कि तेरी समझ में आ जाता है और मेरी समझ में नहीं आता, मैं नहीं पढ़ पाता। उसने कहा डॉक्टर लोग कुछ लिखते थोड़ी हैं, वो तो कोड वर्ड डाल देते हैं। मैंने कहा मेरे में क्या कोड वर्ड डाला? उसने कहा डॉक्टर साहब ने इसमें कोड वर्ड डाला है कि मैंने इसे लूट लिया, अब तेरी बारी है। और एक हकीकत घटना से सुनाता हूं, कोरोना काल की। पटेल साहब बैठे हुए हैं, पटेल साहब के लिए मैं खाली 2 पंक्तियां कहूंगा कि जो बड़े बड़ों की निकाल दे तेल उसको कहते हैं अमीन पटेल। राजीव दरवी साहब, तलवी साहब हमारे बीच बैठे हैं, सब बैठे हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। ये यहाँ हैं, आप वहां हैं, इसका कारण है इन्होंने संघर्ष किया है, मेहनत किया है, त्याग किया है। 2 पंक्तियां दे रहा हूं, अगर इन पूरे मंच पर एकदम सटीक बैठ जाए तो तालियों का महोत्सव आगे से लेकर पीछे होना चाहिए कि जिंदगी का इम्तिहान आसान नहीं होता है, जिंदगी का इम्तिहान आसान नहीं होता है। यहाँ बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। जब तक हथौड़े की मार नहीं खाता तब तक ये पत्थर भी भगवान नहीं होता है। मैं हास्य का ही कवि हूं, ऐसा ना लगे कि यार ये तो गंभीर वाले में चले गए। मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूं। सर एक हकीकत घटना सुना करके मैं बैठूंगा। लॉकडाउन में मेरे दादाजी गांव से आए। चिकित्सा पर इससे बड़ा व्यंग हो नहीं सकता साहब, अगर समझ में आ जाए बात तो आगे से पीछे तक आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मेरे दादाजी गांव से आए, उन्होंने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, किसी डॉक्टर को दिखाओ। लॉकडाउन था, मैं अपने मोहल्ले के एक डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर साहब ने कहा दवा से काम नहीं होगा, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा कितना पैसा लगेगा? उन्होंने कहा 10,000 रुपए। दादाजी गुस्से में उछल पड़े, बोले इस महंगाई के युग में 10,000 में कौन सा ऑपरेशन होता है? नहीं करवाना ऐसे डॉक्टर से, किसी बड़े डॉक्टर के पास ले चलो। मैं उन्हें सर्जन के पास ले गया, ढूंढते घूमते किसी तरह सर्जन के पास गया। सर्जन ने कहा इनका ऑपरेशन करने पड़ेगा। तो मैंने मुझे मालूम है ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैसा कितना लगेगा? सर्जन साहब ने कहा 1 लाख रुपए लगेगा। दादाजी खुशी से उछल पड़े, हाँ ऐसे डॉक्टर के पास पहले लाना चाहिए ना। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऑपरेशन करिए। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया, मेरे दादाजी मर गए।
मेरे दादाजी मर गए, पीछे वाले हंस रहे हैं। मेरे दादाजी मर गए, मैं रोता हुआ वापस जा रहा था, मोहल्ले का वही झोला छाप डॉक्टर चौराहे पर खड़ा था। बात समझ में आए बताइएगा मुझे। झोला छाप डॉक्टर चौराहे पर खड़ा था। उसने कहा भैया ऑपरेशन हो गया? मैंने कहा हो गया। बोले कितना पैसा लगा है? मैंने कहा 1 लाख रुपए। बोले रो क्यों रहे हो? मैंने कहा यार दादाजी मर गए। उसने बड़ी मासूमियत से कहा कि सुरेश जी इसी काम के लिए मैं केवल 10,000 रुपए मांग रहा था। क्या कर सकते हैं, लेकिन बस आप लोग हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुझे जाके खींच रहे हैं कि बस करो, खाना ठंडा ना हो जाए और इनका दिमाग गर्म ना हो जाए, इसके पहले बंद कर दो। थैंक यू, धन्यवाद।